हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है। इसमें आज हम लोग चार्ल्स हार्टन कूले, या जिन्हें फिर हम लोग CH कूले शॉर्ट में कहते हैं, या फिर कूले के नाम से भी जानते हैं, तो इनको हम लोग जो है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में अर्थात प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में पढ़ते हैं। दूसरा ये है कि इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और कुछ थ्योरी इन्होंने दी है जिसके लिए इनको हम लोग पढ़ते हैं। तो इनका हम लोग यहाँ पे ब्रीफ देख लेते हैं। इसी में आप लोगों को ऑलमोस्ट 50% पता चल जाएगा कि हाँ, इनको हम लोग क्यों पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे देख लेते हैं। ये पेज विकिपीडिया का है। इनका जन्म जो है वो 17 अगस्त 1864 में एन आर्बर मिशिगन US में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 7 मई 1929 को 65 वर्ष की एज में वहीं पे हुआ था। स्पाउस इनके एल्से कूले रही हैं और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। पेरेंट्स जो हैं वो मैरी हार्टन थॉमस एम कूले रहे। थॉमस एम कूले इसलिए इम्पॉर्टेंट, थोड़े फेमस पर्सनालिटी हैं और शायद इसीलिए ही CH कूले की जो थ्योरी निकल के आती है वो आई थिंक कि इनके फादर से भी काफ़ी हद तक प्रभावित रही। कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो उसके पूरे जीवन का जो अपने जीवन में वो किस तरीके से किस परिवेश में रहता है, क्या सोचता है, उसी के हिसाब से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो थॉमस एम कूले जो हैं वो वहाँ पे मिशिगन में सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इनको कई सारे अवार्ड वगैरह भी दिए गए थे। तो इनके बेटे होने के नाते CH कूले पे भी एक प्रेशर था एक अच्छी पर्सनालिटी अपनी डेवलप करने की। ओके, एकेडमिक बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे। अल्मा मेटर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का, ये आप सभी देख ही रहे हैं। थीसिस जो है इनका, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो CH कूले ने अपना थीसिस लिखा था वो क्या नाम था या उसका शीर्षक क्या था। तो ये था द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 1894 में इन्होंने अपनी PhD की थीसिस जो लिखी थी उसका टाइटल था द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इन्फ्लुएंसेस, ये किससे किससे प्रभावित रहे। तो यहाँ पे आप लोग कुछ नाम देख सकते हैं। जेम्स मार्क बाल्डविन, चार्ल्स डार्विन, जॉन डेवी या ड्यूवी इन्हें कहते हैं, राल्फ वाल्डो एमर्सन, विलियम जेम्स, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, चार्ल्स एल्वर्ट। तो ये कुछ ऐसी पर्सनालिटी रही हैं जिनसे ये प्रभावित रहे। डिसिप्लिन सोशियोलॉजी है। स्कूल और ट्रेडिशन की बात करें तो प्रैग्मेटिज्म और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ओके, इंस्टीट्यूशंस आप सभी को पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। नोटेबल वर्क में इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिन्हें की बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1902 में प्रकाशित हुई थी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में प्रकाशित हुई थी। नोटेबल आइडियाज़ में हम लोग देखें तो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो इन्होंने दिया है ये इनकी इम्पॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन है और इसी के लिए हम लोग समाजशास्त्र में CH कूले को मोस्टली पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस्ड की बात करें तो हैरी स्टैक सुलिवैन रहे हैं। ओके, अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में समझेंगे और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि आज का कंटेंट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप लोगों को हिंदी में अगर कुछ कंटेंट नहीं समझ में आता है तो आप लोग इंग्लिश को भी एक बार रिव्यू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग CH कूले की इमेज देख सकते हैं और जब CH कूले की मैंने इमेज देखी तो मुझे जॉर्ज सिमिल की इमेज से काफ़ी हद तक मैच करता हुआ इनका इमेज दिख रहा था। आप लोग जब भी जॉर्ज सिमिल को देखेंगे तो इसी तरीके का कुछ इमेज बनता हुआ नज़र आता है। CH कूले की ये इमेज है और इनके बारे में अब हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चार्ल्स कूले जो हैं वो 17 अगस्त 1864 को इनका जन्म हुआ था। 7 मई 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। यह एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे और मिशिगन सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी, मिशिगन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थॉमस एम कूले के पुत्र थे। उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पढ़ाया और आगे बढ़े। 1905 में
अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे और 1918 में इसके 8वें अध्यक्ष बने। तो इनकी भी पर्सनालिटी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। वह शायद दिखने वाले कांच की अपनी यानी कि लुकिंग ग्लास सेल्फ की अपनी अवधारणा के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी जो है वो यहाँ पे हिंदी में पूरी तरह से ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी की बात हो रही है। लुकिंग ग्लास सेल्फ, ओके। यह अवधारणा है कि एक व्यक्ति का स्वयं समाज के पारस्परिक संबंधों और दूसरों की अवधारणाओं से विकसित होता है। यानी हमारी जो अपनी खुद की पर्सनालिटी जो होती है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो इसी से हमारी पर्सनालिटी जो होती है वो डेवलप होती है। 1928 में कूले का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मार्च 1929 में उन्हें कैंसर के एक अज्ञात रूप का पता चला और 2 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, जीवनी इनकी देख लेते हैं। चार्ल्स कूले 17 अगस्त 1864 को एन आर्बर मिशिगन में मैरी एलिजाबेथ हार्टन और थॉमस एम कूले के घर पैदा हुए थे। थॉमस कूले मिशिगन राज्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और वे 1859 में मिशिगन विश्वविद्यालय लॉ स्कूल की स्थापना करने वाले पहले 3 संकाय सदस्यों में से एक थे। उन्होंने 1859 से 1884 तक लॉ कॉलेज के डीन के रूप में कार्य किया था। कूले की मां मैरी ने सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रुचि ली और अपने पति के साथ अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के कई शहरों की यात्रा की। उनके पिता एक बहुत ही सफल राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने 6 बच्चों को शिक्षा के महत्व पर बल दिया। फिर भी कूले का बचपन मुश्किलों भरा रहा, जिससे उनके पिता के प्रति अनासक्ति की भावना और बढ़ गई। उन्होंने अपने पिता के प्रति जो भय और अलगाव महसूस किया, उसके कारण वह किशोरावस्था के दौरान 15 वर्षों तक कई तरह की बीमारियों से पीड़ित रहे, जिनमें से कुछ मनोदैहिक प्रतीत होते हैं, यानी कि मानसिक बीमारियां रहीं। उन्होंने अन्य बच्चों से बातचीत की कमी के कारण अन्य असुरक्षाओं के बीच एक भाषण बाधा विकसित की। मीन्स बातचीत करने में उनको कठिनाई महसूस होती थी, इतनी जल्दी अपने ही साथ के बच्चों से नहीं घुल मिल पा रहे थे। कूले एक दिवा स्वप्न थे, यानी दिन में सपने देखने वाले, और उनके सपने देखने वाले जीवन का उनके समाजशास्त्रीय कार्यों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। एक बच्चे के रूप में उन्होंने अलगाव और अकेलेपन की भावनाओं का सामना किया, जिससे उन्हें पढ़ने और लिखने में रुचि पैदा हुई। एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो कूले की 18 वर्ष की उम्र में वह मिशिगन यूनिवर्सिटी में शामिल होना शुरू कर दिए थे। कूले ने 1887 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर पढ़ाई पूरी की और यहाँ से उन्होंने 1 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण जारी रखा। 1890 में स्नातकोत्तर पूर्ण करने के बाद, यानी एमए कंप्लीट करने के बाद, वह उच्च शासन और समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर कार्य करने के लिए लौट आए। पूरा करने के बाद वह 1892 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की शिक्षा देना शुरू कर दिए। कूले ने 1894 में दर्शन शास्त्र में एक डॉक्टरेट प्राप्त किए। इस समय उन्हें समाजशास्त्रीय विषय में रुचि थी, लेकिन मिशिगन विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी विभाग न होने के कारण उन्हें अपनी पीएचडी की जांच को कोलंबिया विश्वविद्यालय के माध्यम से जारी रखना पड़ा। वहां कूले ने अमेरिकी समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स के साथ काफ़ी निकट काम किया और उन्होंने अपनी डॉक्टरेट थीसिस जो है वो अर्थशास्त्र में परिवहन का सिद्धांत, यानी कि द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इकोनॉमिक्स विकसित किए। जब उनके पिता को राष्ट्रव्यापी रूप से सम्मानित किया गया था तो कूले को असफलता की विचारणा से डर था, क्योंकि जो उनके पिता थे वो तो काफ़ी सक्सेसफुल पर्सनालिटी थे, काफ़ी सक्सेसफुल
पर्सन थे वो, और एक सफल राजनीतिज्ञ भी थे। तो इस तरीके से कूले जो हैं वो ये सोचते थे कि हम कहीं अपनी लाइफ में फेल ना हो जाएं। तो असफलता का डर जो है वो उन्हें सता रहा था। वह जीवन की दिशा से वंचित थे और विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान या समाजशास्त्र को अपने अध्ययन के क्षेत्र के रूप में विचार कर रहे थे कि आखिर में मुझे क्या पढ़ना चाहिए। वह लिखना और सोचना चाहते थे और फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेंसर की रचनाओं के पढ़ने के बाद कूले को सामाजिक समस्याओं में दिलचस्पी होने का अनुभव हुआ कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो सामाजिक समस्याओं की तरफ जा रहा है। उन्होंने 1920 में स्पेंसर की रचनाओं के बारे में अपनी विचारधाराओं को साझा किया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि वह डार्विनियन सिद्धांतों के विषय में कई मूल्यवान दृष्टिकोण लेकर आते हैं, लेकिन उसमें सहानुभूति नहीं है और सामाजिक दृष्टिकोण के उचित उपयोग की कमी है। कूले ने निर्णय लिया कि वह समाज के असंगतियों का विश्लेषण करने की क्षमता देने वाली समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं। उन्होंने 1899 में मिशिगन विश्वविद्यालय की बहुत पहली समाजशास्त्र कक्षा का शिक्षण दिया। उन्होंने प्रतीकात्मक अंतर्दृष्टि के विकास में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें भी मिशिगन विश्वविद्यालय के एक और सहयोगी स्टाफ सदस्य मनोविज्ञानी जॉन डेवी के साथ गहन रूप से काम करते थे। तो यहाँ पे ड्यूई लिखा है, ड्यूई या डेवी हम लोग बोलते हैं। ओके, थ्योरी की बात इनके कर लेते हैं। यहाँ से अब आप लोगों को कंटेंट जो है वो इंग्लिश में मिलेगा, क्योंकि बाकी जो जनरल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन था उनके बारे में, बाकी अब थ्योरी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। तो कूले की कार्यप्रणाली या कूले की मेथोडोलॉजी क्या रही, कूले की विधि विधान या फिर कार्यप्रणाली भी इसे कहते हैं। इस पर समाजशास्त्रीय समुदाय में विभाजन पर नाराजगी के लिए उल्लेख योग्य माना जाता है। उन्होंने एक अनुभवशील अवलोकनात्मक दृष्टिकोण की वरीयता रखी। जब उन्हें इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन और जनगणना ब्यूरो में सांख्यिकीय विश्लेषण के रूप में काम करने का मौका मिला, तो उन्हें तदनुकूल ग्रामीण के केस स्टडी का उपयोग करने में सुख प्राप्त हुआ। यानी कि जब उनको इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन और जनगणना ब्यूरो में सांख्यिकीय विश्लेषण के रूप में कार्य करने का मौका मिला, तो उन्होंने गांव जो थे वहाँ पे उसमें केस स्टडी करने का उनको मौका मिला। वे समाजशास्त्रियों को भी समझाते थे कि व्यक्ति की चेतना को समझने के लिए सहानुभूतिपूर्ण आत्मविश्लेषण का उपयोग करना चाहिए। कूले को लगता था कि केवल वास्तविक स्थिति का अध्ययन जो है वो घने और कृपालु रूप से किया जा सकता है, यानी डीप हम जो केस स्टडी करते हैं उससे हम कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे बुराई को मिश्रण से निकाल कर उसे अच्छे में बदला जाना चाहिए। मूल रूप से एक विचित्र मानव को समझने का एकमात्र तरीका यह है कि उसे उसके मानव स्वभाव को कैसे और क्यों काम करने लगा है इसे पहचाना जाना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके का व्यवहार कर रहा है तो आखिर में वो क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी तह तक हमें जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो कहते थे कि केस स्टडी करना चाहिए। उन्हें लगता था कि कार्यकर्ता द्वारा उठाए गए गतिविधियों को वास्तविक रूप से समझना आवश्यक है, जो उन्हें उन समाजशास्त्रियों से अलग करता है जो अधिक पारंपरिक वैज्ञानिक तकनीकों को पसंद करते हैं। ओके, यहाँ पे सेम कंटेंट आप लोगों को इंग्लिश में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग चाहिए तो एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, यातायात और समाजशास्त्र में बदलाव के बारे में तथ्य। तो जो इन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस लिखी थी, यहीं पे आप लोग देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इकोनॉमिक्स था ही एंड द शिफ्ट टू सोशियोलॉजी। तो कूले का पहला महत्वपूर्ण काम यातायात का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 1894 में प्रकाशित हुई। उनकी वित्तीय सिद्धांत पर डॉक्टरेट थीसिस थे। उनके थीसिस में उन्होंने 19वीं शताब्दी के औद्योगिक विकास और विस्तार पर चर्चा की है। इस लेख के निष्कर्ष के लिए ध्यानदार होने के कारण था कि शहरों और नगरों का परिसर आमतौर पर यातायात के मार्गों के संगम पर स्थित होता है, यानी यातायात के ब्रेक पे। उनका ऋण जो है जर्मन समाजशास्त्रियों विशेष रूप से एल्बर्ट शेफले को है।
मीन्स ये उनको आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन यह अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। इन्होंने मीन्स जो एल्बर्ट शेफले थे उन्होंने काफ़ी हद तक इस जो अपना कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए वहाँ से उन्होंने समझा था और इस कॉन्सेप्ट को लिया था। ओके। कुछ समय बाद कूले ने व्यक्ति और सामाजिक प्रक्रियाओं के बीच के खेल के एक विस्तृत विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित कर दिया। मानव प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था, जो कि 1902 में प्रकाशित हुई थी, उनमें उन्होंने सार्थक सामाजिक भागीदारी के उभरते हुए प्रभाव को विस्तार से बताते हुए एक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी द्वारा समाज में अन्य सामाजिक भागीदारी के उदय के प्रभाव को अंकित किया है। कूले ने अपनी अगली पुस्तक सामाजिक संगठन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने दर्पण स्व यानी कि ग्लास सेल्फ थ्योरी जो है इनकी इस अवधारणा को बहुत ही विस्तार से विस्तृत किया है। ये इसमें कहा इन्होंने कि मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप मुझे सोचते हैं कि मैं हूँ। इसमें उन्होंने समाज और उसकी प्रमुख प्रक्रियाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं वही हूँ जो आप मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं हूँ, वही मैं हूँ। तो ये थ्योरी जो है ये इन्होंने अपनी जो बुक है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो है ये अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी, उसमें बहुत ही डिटेल में इन्होंने दिया है। ओके, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वो चूँकि हिंदी में ट्रांसलेशन था इसलिए बहुत कंफ्यूज होते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं। गूगल ट्रांसलेशन रहता है इसलिए प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कूलेज फर्स्ट मेजर वर्क द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 1984 was his doctoral dissertation on economic theory. In his thesis he discussed industrial growth and expansion during the 19th century. This piece was notable for its conclusion that towns and cities tend to be located at the confluence of transportation routes, the so-called break इन ट्रांसपोर्टेशन, तो इसको ब्रेक के नाम से जाना जाता है। ओके, ही डेट टू जर्मन सोशोलॉजिस्ट particularly Albert Speer. He remained largely under-researched. Okay. Cooley soon shifted to a broader analysis of the interplay of he foreshadowed G.H. Mead discussion. Okay, just 1 minute. Interplay of individual and social processes. Okay. Cooley soon shifted to a broader analysis of the interplay of individual and social processes. Okay. उसके बाद से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर ही shadowed G.H. Mead's discussion on the symbolic ground of the self by detailing the way in which an individual active participation in society affect the emergence of normal social participation. Okay. सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी बुक रही है, एक बार उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके पहले 60 पन्ने जो हैं वो सिगमंड फ्रायड के विरोध में एक सामाजिक उपचार था, यानी कि जो सिगमंड फ्रायड का जो विचार था उसी के विरोध में इस बुक के पहले 60 पन्ने जो हैं उसी के बारे में लिखे गए हैं। उस संख्याकित अंशों में कूले ने मूल्यों, भावनाओं और आदर्शों का स्रोत के रूप में प्राथमिक समूह, जिसमें कि इन्होंने कहा है परिवार, खेल समूह और बुजुर्गों का जो समुदाय होता है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन इन्होंने किया है। प्राथमिक समूहों में व्यक्तियों को 2 अलग अलग जीवन चैनल होते हैं, एक वंशानुगत होता है और दूसरा समाज से होता है। वंशानुगत जीवन जैविक और पूर्व निर्धारित होता है क्योंकि हमें ये जन्म से मिलता है। यह वह मानव स्वभाव है जो लोग जन्म से प्राप्त करते हैं। समाज प्राथमिक समूहों में व्यक्त होता है जिसे हम सभी सभ्यताओं में पाते हैं, यानी कि हमारा जो प्राइमरी ग्रुप है या प्राथमिक समूह जो है ये हमें हर सभ्यता में, हर समाज में दिखाई देता है। लेकिन प्राथमिक समूह का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि व्यक्तियों को अधिक जटिल संगठनों में साझा विश्वास पकड़ने लगता है और यहाँ तक कि आधिकारिक संगठनों के भीतर नए प्राथमिक समूहों को बनाते
हैं। तो हम देखेंगे कहीं भी, चाहे वो कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, वहाँ पे भी एक छोटे छोटे पर्टिकुलर प्राइमरी ग्रुप के रूप में लोग जिनको अपना क्लोज समझते हैं एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चाहे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करें, वहाँ पे भी हमें छोटे छोटे फॉर्म में प्राइमरी ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कूले ने ये पूछा कि आखिर में समाज कैसे बनता है, बनता ही कैसे है। उन्होंने व्यक्ति और समाज के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित किया। वह समाज और व्यक्ति को एक समझते थे क्योंकि वे एक दूसरे के बिना मौजूद नहीं हो सकते हैं, अर्थात समाज के बिना व्यक्ति नहीं और व्यक्ति के बिना समाज नहीं है। इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से ही है। समाज व्यक्तिगत व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है और उम्मीदवार पर भी उम्मीदवार जो है यानी पर्सन पे पर्सन जो होता है वो भी अपना इफेक्ट छोड़ता है। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि एक समाज जितना उद्योगी होता है उसके निवासियों में व्यक्तिवादिता ज़्यादा पाई जाती है। कूले ने समाज को एक संयमित सामाजिक अनुभव को बढ़ाने और विविधता को समन्वित करने का एक निरंतर प्रयोग माना था। उन्होंने इसलिए ऐसी जटिल सामाजिक रूपों के संचालन का विश्लेषण किया जैसे औपचारिक संस्थाओं और सामाजिक वर्ग प्रणालियां और सार्वजनिक मत के सूक्ष्म नियंत्रण। वर्ग अंतर समाज को विभिन्न योगदानों का परिणाम दर्शाते हैं और साथ ही व्यक्तियों और मूल्यों की शक्ति या प्रतिष्ठा का विस्तार और शोषण के तत्वों का भी मानते हैं। ओके, ये कंटेंट आप लोग यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। कूले और सामाजिक विषयकता यानी सोशल सब्जेक्टिविटी के बारे में कूले का क्या विचार रहा। कूले द्वारा सामाजिक विषय वस्तु के संबंध में उनके सिद्धांतों का वर्णन एक त्रिस्तरीय आवश्यकता में किया गया था जो समाज की जगह विकसित हुई थी। जिसका पहला भाग हम देखेंगे, सामाजिक घटनाओं के विषय में जानकारी बताने की आवश्यकता थी। जो पहला भाग है, सामाजिक घटनाओं के विषय में जानकारी बनाने की आवश्यकता थी जो व्यक्तियों के वैचारिक मानसिक प्रक्रियाओं को उजागर करती है। अर्थात कूले को यह भी जानने की आवश्यकता थी कि ये वैचारिक प्रक्रियाएं जो हैं वो समाज की प्रक्रियाओं के कारण और परिणाम दोनों ही थे। यानी कि हम देखेंगे समाज के द्वारा ही ये हम कहेंगे कि हमारे जो अपने मन में विचार आते हैं वो समाज के कारण ही आते हैं और हमारे समाज जो होता है वह हमारे लिए वही विचार थोपता भी है या वही हम कहेंगे कि हमारे लिए अगर हम किसी वजह से टेंशन लेते हैं तो ये जो समाज होता है वही उसका कारण भी होता है, वही उसका परिणाम भी होता है। दूसरी आवश्यकता ने एक सामाजिक गतिशील धारणा का विकास किया जो अव्यवस्थित स्थितियों को स्वाभाविक घटनाओं के रूप में चित्रित करती है जो अनुकूलित नवीनीकरण के अवसर प्रदान कर सकते हैं। अंत में एक आवश्यकता थी कि जनता ऐसी हो जो वर्तमान समस्याओं और भविष्य के निर्देशों पर कुछ सूचित नैतिक नियंत्रण का अभ्यास कर सकती हो। उन उपयुक्त समस्याओं के संबंध में कूले ने बताया कि समाज और व्यक्ति जो है वो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। हम समाज से व्यक्तियों को अलग नहीं समझ सकते बल्कि एक ही चीज़ के ये भिन्न पहलू हैं। यानी ये कह सकते हैं एक ही सिक्के के दोनों ये पहलू हैं क्योंकि अलग अलग व्यक्ति एक अनुभव में अविभक्त अभिकल्पना है और इसी तरह जब समाज को व्यक्तियों से अलग कुछ माना जाता है तो वह भी अनुभव में अज्ञात अभिकल्पना होता है। इससे उन्होंने मानसिक सामाजिक जटिल उपलब्धि बनाने का निर्णय किया जिसे वे लुकिंग ग्लास सेल्फ नाम दिया। यानी कि जब हम शीशे के सामने खड़े होके या मिरर के सामने हम खड़े होके जब अपने चेहरे को देखते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे हम प्रतिक्रिया देते हैं वैसे वैसे ही उधर से इमेज भी प्रतिक्रिया देता है। तो यही कूले कहते हैं कि जो अगर हम शीशे के एक पक्ष को देखें तो वो समाज है और दूसरा पक्ष जिसको हम देख रहे हैं कि
हमारे बदलने के हिसाब से हमारी इमेज बदलती है, तो समाज के ही प्रतिक्रिया स्वरूप हम जो हैं अपने आप को समझने लगते हैं और उसी के हिसाब से हम भी अपने आप को उसी तरीके से आंकते हैं कि समाज हमारे बारे में ऐसा सोचता है, इसलिए हम शायद ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कूले एंड सोशल सब्जेक्टिविटी, इंग्लिश में ये कंटेंट है। ओके, ये नेक्स्ट पेज है। लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ जो है ये किसी अन्य व्यक्ति की नज़रों से अपने स्व को कैसे देखा जाए इस कल्पना के माध्यम से बनाया जाता है। इसे बाद में सहानुभूतिपूर्वक आत्मनिरीक्षण के नाम से टर्मिनेट किया जाएगा, यानी कि इसकी जगह पे हम देखें तो हम इसको एक टर्म दे सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा looking glass self theory, famous concept and widely known and accepted by psychologists and sociologists today. It expanded William James' ideas of self to include the capacity of reflection on its own. ओके, तो यहाँ पे मैं ये जो इंग्लिश में कंटेंट है आप लोगों को हिंदी के कंटेंट से अलग दिख रहा है, तो हम लोग पहले एक बार हिंदी का हम लोग समझ लेते हैं। ओके, यह सिद्धांत केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज की मैक्रो स्तर की आर्थिक मुद्दों और समय के साथ विकसित होने वाली मैक्रो सामाजिक स्थितियों के लिए भी लागू था। अर्थव्यवस्था के संबंध में कूले सामान्य सोच से अलग दृष्टिकोण पेश करते हुए बताते हैं कि यह भी संभव नहीं है कि आर्थिक संस्थाएं केवल अमूर्त बाजारी बलों के परिणाम के स्वरूप में समझी जाएं या रूप में समझी जाएं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और परंपराओं के संबंध में वह बताते हैं कि परंपराओं का विघटन जो है वो सकारात्मक हो सकता है, जो अगले समय में सादगी, विरासत और शक्ति के प्यार, दयालुता, उम्मीद, अतिथि सत्कार और साहस जैसे गुणों का निर्माण करता है। उन्होंने यह माना कि समाजशास्त्र जो है वो विस्तृत सामान्य इच्छा शक्ति को प्रकाशित करने के लिए बढ़ती हुई बुद्धि प्रक्रियाओं की ताकत के लिए योगदान देता है। ओके, अभी हम लोग इस कंटेंट का इंग्लिश में देख लेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो है ये विलियम जेम्स का जो आइडिया है उसी को इन्होंने एक्सपेंड किया है। अदर people's views will change and maintain our self-image. Thus, there is an interaction between how we see ourselves and how others see us. Means हम खुद को अपने आप को कैसे देखते हैं और लोग हमें कैसे देखते हैं। तो आप लोग इंग्लिश में जो कंटेंट है इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। ये चूँकि इंग्लिश में कंटेंट है इसलिए यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया है, हिंदी में बहुत शॉर्ट में दे देता है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे thus the three stages observed in looking glass self as outline as looking glass self theory जो है इसमें आखिर में 3 स्टेजेस जो हैं वो कौन से हैं। यू इमेजिन हाउ यू अपीयर टू द अदर पर्सन, मतलब कि हम इमेजिन करते हैं कि हमको दूसरे के सामने जो है अपने आप को कैसा अपीयर करना है। यू इमेजिन द जजमेंट ऑफ द अदर पर्सन, कि लोग हमारे बारे में आखिर में क्या जज कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, हमें लोगों के सामने कैसा जाना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। उसके बाद से लोग हमारे बारे में क्या जजमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद से तीसरा स्टेज जो आता है कि आखिर में इन सारी चीज़ों के बाद लोग हमारे बारे में क्या जज कर रहे हैं, उसके बाद से हमको कैसा फील हो रहा है। हमने किसी से बिहेव किया, सपोज हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, उसके बाद से लोगों ने हमारी क्या इमेज बनाई कि अरे ये तो ऐसी हैं या ऐसे हैं, और उसके बाद से वो सारी चीज़ें जो लोगों ने हमारे बारे में जज किया उसको सोच के समझ के और फिर हमने क्या सेंस किया, हमने क्या महसूस किया कि हमें अच्छा लगा, हमें गर्व महसूस हुआ अपने आप पे, या हमें अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस हुई। तो ये तीसरा स्टेज होता है। तो ये 3 स्टेजेस के बारे में चार्ल्स कूले ने बताया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, ये सारा यहाँ से यहाँ तक का जो कंटेंट है ये इनका ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर जो है उसी बुक से लिया गया है। यहाँ पे ये विकिपीडिया से मैंने कंटेंट लिया है।
ओके, सोशल प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक प्रक्रम, कूले का सामाजिक प्रक्रिया या सोशल प्रोसेस जो है ये 1918 में पब्लिश हुई थी। सामाजिक संगठन की गैर तर्कसंगत अनिश्चित भाव और सामाजिक प्रतिस्पर्धा के महत्व पर जोर देती है। सोशल प्रक्रिया उसके सामाजिक सिद्धांतों को व्यक्त करने वाली एक निबंध आधारित विषय थी। यह समाजशास्त्र में अधिक दर्शन शास्त्री थी। यह समाजशास्त्र से अधिक दर्शन शास्त्री यानी फिलोसॉफिकल बुक है। ओके, उन्होंने आधुनिक समस्याओं को प्राथमिक समूह मूल्यों यानी कि प्यार, महत्वाकांक्षा, निष्ठा और संस्थागत मूल्य यानी कि प्रगति या प्रोटेस्टेंटवाद जैसी गैर व्यक्तिगत विचारधाराओं के टकराव के रूप में व्याख्या इन्होंने किया है। जैसे जैसे समाज समस्याओं का सामना करने की कोशिश करता है, वे इन दो प्रकार के मूल्यों को एक दूसरे के साथ संयुक्त करता है। कूले ने भी नायकों और नायक पूजा के विचार को उठाया है। ओके, उन्होंने विश्वास किया था कि नायक जो है वो सामाजिक मानदंडों के आंतरिकरण में सहायक या सेवक होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव इमेज होती है, क्योंकि वे सामाजिक मूल्यों को बल देने के लिए उदाहरण के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। सोशल प्रक्रिया को डार्विनियन नियमों के प्रभाव के अधीन समझने वाली कूले की अंतिम महत्वपूर्ण रचना जो है वो सोशल प्रोसेस थी, जो सामाजिक संस्थाओं के गैर तर्कसंगत अनिश्चित स्वभाव और सामाजिक प्रतिस्पर्धा के महत्व को उजागर करती थी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग सेम कंटेंट जो है वो इंग्लिश में देख सकते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग इनकी बुक्स इन्होंने बहुत सारे लिखी हैं। हालांकि हम लोगों ने सिर्फ 2 ही बुक के बारे में जो मेनली है वो जानते हैं, लेकिन इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, कुछ इनके लेक्चर्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पे एक नज़र देख लेंगे। आप लोग इसमें से जितना हो सके आप लोग अपने तरीके से याद कर सकते हैं, तो उन सारे बुक्स को एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे सारा मेंशन किया है। 1891 में द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट रेलवेज। ओके, 1894 कंपटीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। 1894 में द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि इनकी पीएचडी का थीसिस भी था। ओके, 1896 में नेचर वर्सेस नर्चर इन द मेकिंग ऑफ सोशल कैरियर्स, प्रोसीडिंग ऑफ द 23rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द चैरिटीज एंड करेक्शंस करके ऐसे हैं। तो नेचर वर्सेस नर्चर करके इनका एक ये लेख है। ओके, 1897 जीनियस, फेम एंड द कंपैरिजन ऑफ रेसेस, फिलाडेल्फिया, एनाल्स ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस। ओके, आप लोगों को ज़्यादा नहीं, बस इतना ही याद रखना है। जीनियस, फेम एंड द कंपैरिजन ऑफ रेसेस, फिलाडेल्फिया। ओके, तो सिर्फ रेसेस तक याद रखिएगा। ओके, 1897 में द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। 1899 पर्सनल कंपटीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक इनकी, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, जिसको बार बार पूछा जाता है। ओके, 1902 में ही आती है द डिक्रीज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन द सदर्न पेनिनसुला ऑफ मिशिगन, पेनिनसुला ऑफ मिशिगन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोशल कॉन्शियसनेस करके, इनका 1907 में है। 1908 में अ स्टडी ऑफ द अर्ली यूज ऑफ सेल्फ वर्ड बाय अ चाइल्ड। ओके, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक इनकी। बिल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी 1909 में आती है। डिस्कशन ऑफ सिमोन पैटेंस, द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। 1912 में ही वैल्यूएशन एज ए सोशल प्रोसेस, द इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर ऑफ पेक्यूनरी वैल्यूएशन, ये है 1913 में। ओके, द स्फीयर ऑफ सेम है जो 1913 में एक बार फिर से पब्लिश हुई थी। द स्फीयर ऑफ पेक्यूनरी वैल्यूएशन, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, 1915 में द प्रोग्रेस ऑफ पेक्यूनरी वैल्यूएशन, क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स।
एंड आल्सो पब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ सोशल प्रोसेस। ओके, तो ये आप लोगों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 1909 तक की जितनी है ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को, वो आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बाकी इधर में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सोशल कंट्रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एक बुक है। ओके, सोशल प्रोसेस करके बुक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। अ प्राइमरी कल्चर ऑफ फॉर डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सोशल प्रोसेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। रिफ्लेक्शंस अपॉन द सोशोलॉजी ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर, ये 1921 में लिखे हैं। ओके, 1924 में नाउ एंड देन, ये जर्नल ऑफ अप्लाइड सोशोलॉजी है। ओके, जर्नल में पब्लिश हुआ था। द रूट्स ऑफ सोशल नॉलेज, हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, लाइफ एंड द स्टूडेंट्स, 1927 में। 1928 में केस स्टडी ऑफ स्मॉल इंस्टीट्यूशन एज अ मेथड ऑफ रिसर्च। ओके, सोमनर एंड मेट्रोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सोशल रिसर्च। तो यहाँ पे 1928 में एक बुक आती है इनकी, समनर एंड मेट्रोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सोशल रिसर्च। ओके, द लाइफ स्टडी मेथड एज अप्लाइड टू रूरल सोशल रिसर्च। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये पूछ दिया गया कि C.H. कूले का अध्ययन क्या ग्रामीण क्षेत्र पे रहा है, तो ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि उनका ग्रामीण क्षेत्र पे भी अध्ययन रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी एट मिशिगन, सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड सोशल रिसर्च, 1930 में। 1933 में इंट्रोडक्टरी सोशोलॉजी। तो ये कुछ बुक्स थे जो कि आई थिंक ये रॉबर्ट सी एंगल और लॉवेल जे कार के साथ ही लिखी हुई बुक है। तो मुझे लग रहा है 1929 में शायद इनका देहांत हो गया था, तो इसके बाद तो ये बुक चूँकि पब्लिश हुई है तो हो सकता है कि ये लोग पहले से साथ में लिख रहे होंगे और बाद में 1933 में ये बुक कंप्लीट होके पब्लिश हुई थी। ओके, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऐसो करके ये बुक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसको भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इनके PhD का जो थीसिस का टॉपिक था वो यही था, डिजर्टेशन का। ओके, यहाँ पे ऑन सेल्फ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक बुक है इनकी, सोशल प्रोसेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, और एक बुक यहाँ पे लाइफ एंड द स्टूडेंट C.H. कूले करके इनकी बुक है। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग C.H. कूले के बारे में डिस्कस किए और मेनली यही है, C.H. कूले की जो थ्योरी है वो तो हम सभी को पता है। इसके अदर देन भी कुछ फैक्ट्स थे जो कि हम लोग इसमें डिस्कस किए। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी इनकी, मुझे नहीं पता था कि PhD के थीसिस का इनका टॉपिक क्या था, वो भी मुझे आज पता चला जब मैं पढ़ी। तो इसीलिए कहती हूँ कि आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए और हर लेक्चर से या कहीं भी आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं उससे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप लोग कभी भी जब भी कोई भी लेक्चर सुनते हैं, सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि आप लोग कोई भी लेक्चर सुनते हैं तो उसको पॉजिटिवली लेने की कोशिश करिए। उससे आपको क्या मिल रहा है आप लोग ये समझने की कोशिश करिए। आप होता है ना कि जहाँ से ज्ञान मिलता है वहाँ से बटोर लेना चाहिए। तो बस यही बात है, क्योंकि हर किसी का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, अपना पढ़ने का तरीका होता है। आप लोगों का मेन जो मकसद होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हमें किसी भी लेक्चर से, किसी भी बुक से, कहीं से भी हमें क्या मिल रहा है हमें बस वो ले लेना चाहिए। बाकी उसकी जो भी निगेटिव पॉइंट्स हैं उनको वहीं भी छोड़ देना चाहिए। इससे आप लोगों के जो पढ़ने का तरीका होगा उसमें काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा और आप लोगों की नॉलेज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनरिच हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।